हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रेनकाइन साइकिल, जिसे वेपर पावर साइकिल या स्टीम पावर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो रेनकाइन साइकिल पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि रेनकाइन साइकिल कहाँ यूज़ होती है। तो रेनकाइन साइकिल थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई थर्मल पावर प्लांट क्या है। तो थर्मल पावर प्लांट फ्यूल की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जनरली हम लोग कोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो रेनकाइन साइकिल का सबसे पहले बेसिक डायग्राम देखते हैं। बॉयलर होता है इसमें एक, टरबाइन से कनेक्ट होता है, कंडेंसर होता है, पंप रहता है, ये टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होता है। तो ये है आपका बॉयलर। टरबाइन, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, कंडेंसर, पंप। वन पे सैचुरेटेड लिक्विड इंटर करता है और ये पंप इस लिक्विड को प्रेशराइज करके बॉयलर प्रेशर तक भेजता है। बॉयलर से सुपर हीटेड स्टीम थर्ड स्टेट पे निकलती है, फिर ये टरबाइन में एक्सपेंड होकर के वेट स्टीम फोर्थ स्टेट पे निकलती है। तो ये इसका एक रेनकाइन साइकिल के लिए एक बेसिक डायग्राम है। इसी तरीके से इसका एक डिटेल डायग्राम होता है। डिटेल डायग्राम बेसिक डायग्राम ही है, बस उसके अंदर जो बॉयलर के अंदर जो पार्ट होते हैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। तो हम लोग डिटेल डायग्राम भी बना लेते हैं। जनरली बॉयलर है ये, सुपर हीटर, इवापोरेटर, इकोनोमाइजर, बाकी सारी डिटेल वही है। टरबाइन, जो कि जनरेटर से कनेक्ट है, कंडेंसर, पंप, तो ये पंप होता है। सबसे पहले सैचुरेटेड वाटर पंप के अंदर इंटर करता है और ये पंप इस वाटर को प्रेशराइज कर देता है। प्रेशराइज करके इसे बॉयलर में भेजता है। बॉयलर का काम होता है इस लिक्विड को, यानी जो वाटर लिक्विड स्टेट में आया है, इसको स्टीम में बदलना। और ये बॉयलर इसको सुपर हीटेड स्टीम में बदल देता है और ये सुपर हीटेड स्टीम आपकी टरबाइन में जाती है। टरबाइन में एक्सपेंड होती है और वर्क प्रोड्यूस होता है। और ये एक्सपेंड होने के बाद वेट स्टीम बाहर निकलती है, फिर ये कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर इसको दोबारा लिक्विड में बदल देता है, सैचुरेटेड लिक्विड में, लेटेंट हीट बाहर एग्जिट करके। तो ये इसका बेसिक डायग्राम है और ये इसका थोड़ा एक डिटेल डायग्राम है। तो हम लोग इस डिटेल डायग्राम के ज़रिए अब इसकी डिफरेंट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रब कर देते हैं और इसी से डिटेल समझते हैं, क्योंकि बुक में जनरली ये डायग्राम बना होता है, तो इसी वजह से हमने ये बना दिया। डिटेल पार्ट इसके लिख लेते हैं। हॉट गैसेस इधर से इंटर करती हैं और ये इधर से एग्जिट हो जाती हैं। हॉट गैसेस कौन सी? ये हॉट गैसेस कोल को बर्न करके या फिर नेचुरल गैस को बर्न करके या फिर क्रूड ऑयल को बर्न करके प्रोड्यूस की जाती हैं। ये एग्जिट हो जाती हैं यहाँ पे। ये जो डिवाइस लगी होती है इसे बोलते हैं सुपर हीटर। ये सब बॉयलर के ही पार्ट हैं। इन्हें बॉयलर एसेसरीज कहा जाता है। ये एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए लगाए जाते हैं। सुपर हीटर
ये बीच वाला पार्ट होता है इवापोरेटर, और ये होता है इकोनोमाइज़र, ये आपका पंप, कंडेंसर, टरबाइन, जनरेटर। तो जो टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम WT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पूरा बॉयलर है। ये बॉयलर के अंदर जो हीट इंटर हो रही है उसे हम लोग बोल रहे हैं Q in, और एक कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है बाहर की तरफ, इसे बोल रहे हैं Q out, और पंप पे हमें वर्क करना पड़ रहा है, इसे बोल रहे हैं WP। स्टेट 1 पे वाटर एंटर कर रहा है, 2 पे बाहर निकल रहा है, 3 पे स्टीम बाहर निकल रही है, 4 पे वेट स्टीम बाहर निकल रही है, ये हो रही है। तो रेनकाइन साइकिल में 4 बेसिक प्रोसेस होती हैं, उन प्रोसेस को देखते हैं। 1 to 2, 1 to 2 से बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक जिसमें एंट्रोपी चेंज ना हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर प्रोसेस 2 to 3, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट रेडिएशन होती है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। फिर प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अभी हमने बताया इसे आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ। फिर प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये 4 बेसिक प्रोसेस इसमें हैं। ये पूरी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होती है। रिवर्सिबल साइकिल वो साइकिल होती है जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। इसे मोस्ट एफिशिएंट साइकिल भी बोलते हैं। कोई भी साइकिल अगर रिवर्सिबल है तो उसकी जितनी भी प्रोसेस उसमें होंगी वो सब रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी। तो ये चारों प्रोसेस रिवर्सिबल हैं। और फिर जो डिफरेंट प्रोसेस है उसके बारे में हमने बताया है। इन प्रोसेस को TS डायग्राम यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के जरिए डिटेल से समझते हैं और इसकी वर्किंग को डिटेल से समझते हैं। TS डायग्राम बनाते हैं तो एक एक्सिस पे यानी Y एक्सिस पे, X एक्सिस पे ले लेते हैं एंट्रोपी को। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। और Y एक्सिस पे ले लेते हैं टेम्परेचर T को। तो टेम्परेचर एंट्रोपी ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इसको समझने के लिए हम लोग एक वेपर डोम का यूज़ करते हैं। ये वेपर डोम क्या होता है? वेपर डोम को समझने के लिए आपको स्टीम फॉर्मेशन का वीडियो देखना पड़ेगा। इस पूरी लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और इस लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। और ये पॉइंट यहाँ पर जनरली हम लोग N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों मर्ज कर जाते हैं, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, 0 हो जाती है। तो अब देखते हैं
सबसे पहले यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड पंप के अंदर इंटर करता है। अभी क्वेश्चन उठता है सैचुरेटेड लिक्विड क्या है। सैचुरेटेड लिक्विड वो लिक्विड होता है जो लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। अब ये सैचुरेटेड लिक्विड आया तो यहाँ पर हम मान रहे हैं 1, क्योंकि सैचुरेटेड स्टेट में है। और ये लाइन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, तो स्टेट 1 हमने मान लिया इसको। पंप के अंदर एंटर किया, पंप इसको आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस करेगा। आइसेंट्रोपिकली यानी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम एंट्रोपी के फार्मूले की तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं। एंट्रोपी यहाँ लिखे दे रहे हैं इससे, ds चेंज इन एंट्रोपी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। यानी जो एंट्रोपी है वो डायरेक्ट डिपेंड है हीट ट्रांसफ़र पे। जब हम कह रहे हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इस पंप में कोई भी हीट ना तो बाहर जाएगी पंप से और ना ही हीट अंदर आएगी और ना ही कोई फ्रिक्शन होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब ये सैचुरेटेड लिक्विड था, कंप्रेशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेस हो रहा है। जब कंप्रेशन होगा तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ ही साथ इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है। अब जो पंप से ये लिक्विड बाहर निकलेगा तो अब ये सैचुरेटेड स्टेट में ना रह करके किसी और टेम्परेचर पे होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी 1 to 2 यहाँ तक। स्ट्रेट ऊपर जा रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है मतलब एंट्रोपी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो हम लोग स्टेट 2 पे आ गए। स्टेट 2 पे आने के बाद ये लिक्विड इकोनोमाइज़र में इंटर करेगा। इकोनोमाइज़र क्या करेगा? अब इकोनोमाइज़र इसके टेम्परेचर को राइज़ करेगा। कहाँ तक? इसके सैचुरेशन टेम्परेचर तक। तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एंट्रोपी भी बढ़ती जाएगी और सैचुरेशन स्टेट तक आ जाएगा। ये सैचुरेशन स्टेट। तो जब इकोनोमाइज़र से लिक्विड निकल रहा है तो ये स्टेट ए हमने मान लिया, यहाँ पर स्टेट ए मान लिया। इस ए स्टेट पे अब जो लिक्विड है वो सैचुरेटेड स्टेट में है। ये सैचुरेटेड लाइन को उसने टच कर लिया है, स्टेट को हमने मान लिया ए। अब ये लिक्विड सैचुरेटेड कंडीशन में है, ये इवापोरेटर के अंदर जाएगा। हीट अभी भी ट्रांसफ़र हो रही है, यानी इवापोरेटर के अंदर हीट जा रही है। अब जो हीट जाएगी, इससे पहले जो ये हीट थी इसे बोलते हैं सेंसिबल हीट, क्योंकि ये टेम्परेचर इसका बढ़ाते हुए चल रही है। अब ये इवापोरेटर के अंदर सिर्फ फेस चेंज होगा, ना तो प्रेशर में कोई चेंजिंग आएगी ना तो टेम्परेचर में कोई चेंजिंग आएगी। इसी वजह से इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट, और डिटेल में लेटेंट हीट वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये टेम्परेचर में चेंज होगा नहीं, हीट ट्रांसफ़र, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगी। तो जब इवापोरेटर से निकल रहा है तो ये मान रहे हैं हम लोग ये सैचुरेटेड वेपर है स्टेट बी पे। ये सैचुरेटेड लाइन को टच कर लिया है तो सैचुरेटेड वेपर है ये बी पे। अब ये सैचुरेटेड वेपर इंटर करेगी सुपर हीटर में, और सुपर हीटर में कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि पूरी प्रोसेस ही कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती है बॉयलर के अंदर। ये सैचुरेटेड वेपर सुपर हीटर के अंदर जाएगी और सुपर हीटर पे कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे इसकी हीटिंग करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एंट्रोपी भी बढ़ते जाएगी। तो ये ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से लाइन जाएगी ऊपर की तरफ स्टेट 3 पे। अब जो ये स्टेट 3 पे स्टीम निकलेगी ये सुपर हीटेड कंडीशन में होगी। ये सुपर हीटेड कंडीशन में स्टीम टरबाइन के अंदर जाएगी और ये आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड करेगी। अब टरबाइन के अंदर आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन हो रहा है तो टरबाइन से बाहर हीट नहीं जाएगी और ना ही बाहर से अंदर जाएगी, और कोई फ्रिक्शन भी नहीं होगा। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होगा। अब एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे आ जाएगी और ये हल्की सी वेट रीजन में आ जाती है। और ये वेपर डोम में हम लोग जानते हैं कि इधर का रीजन ये होता है लिक्विड रीजन, इधर का वेपर होता है और बीच का लिक्विड प्लस वेपर होता है। ये स्टेट 4 पे आ जाएगी, यानी जो स्टीम निकल रही है टरबाइन से ये वेट कंडीशन में है, वेट स्टीम है। वेट स्टीम वो स्टीम होती है जिसमें वाटर पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं।
तो ये कंडेंसर के अंदर वेट स्टीम जा रही है। कंडेंसर इस स्टीम की लेटेंट हीट को बाहर निकाल देगा, यानी लेटेंट हीट को बाहर ट्रांसफ़र कर देगा। अब जब इस वेट स्टीम से लेटेंट हीट बाहर जाएगी तो ये स्टीम दोबारा सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वापस अपने उस स्टेट पे आ जाएगी। तो ये आपका टीएस डायग्राम है। तो टीएस डायग्राम में हमने पूरे इसकी डिटेल को देखा कि भाई 1 पे सैचुरेटेड लिक्विड इंटर करता है पंप में, पंप इसको प्रेशराइज करता है, प्रेशराइज करने के बाद स्टेट 2 पे फिर ये बॉयलर के अंदर जाता है। जो बॉयलर का पहला पार्ट है इकोनोमाइज़र, उसमें जाता है। इकोनोमाइज़र में इसकी सेंसिबल हीटिंग होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। और कहाँ तक बढ़ता है? उसके सेचुरेशन टेम्परेचर तक। फिर सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये इवापोरेटर में जाता है। इवापोरेटर में ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है और अपना फेस चेंज करता है। ये दोबारा किस में बदल जाता है? ये वेपर में बदल जाता है और ये ड्राई सेचुरेटेड वेपर बन जाता है। फिर ये ड्राई सेचुरेटेड वेपर सुपर हीटर में इंटर करती है। सुपर हीटर में इसकी कांस्टेंट प्रेशर पे फिर से हीटिंग होती है और इसका टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों बढ़ जाती है। स्टेट 3 पे ये सुपर हीटेड स्टीम बाहर निकलती है और ये सुपर हीटेड स्टीम टरबाइन में जाती है। इस टरबाइन में इसका आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंशन होता है और वर्क डन प्रोड्यूस होता है और ये वेट कंडीशन में बाहर निकलती है। वेट कंडीशन में स्टीम बाहर निकलने के बाद इसकी लेटेंट हीट ये कंडेंसर बाहर निकाल देता है और उसका फेस चेंज कर देता है और ये दोबारा सैचुरेटेड लिक्विड बन जाता है और ये दोबारा से पंप में एंटर कर जाता है। अब इसका पीवी डायग्राम देख लेते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्रेशर ले लेते हैं, फिर से वेपर डोम बनाते हैं। हमें पता है कि भाई जो पंप के अंदर लिक्विड इंटर कर रहा है वो सैचुरेटेड स्टेट में है, तो स्टेट 1 मान लेंगे यहाँ पर। अब पंप के अंदर जा रहा है तो पंप इसको प्रेशराइज कर रहा है, यानी बहुत ही स्लाइटली कंप्रेस भी करेगा। कंप्रेस करेगा, प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेशन की वजह से वॉल्यूम बहुत हल्का सा कम होगा। तो ये ऊपर की तरफ जाएगी अंदर होते हुए इस तरीके से स्टेट 2 पे ऊपर जा रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर की तरफ हल्की जा रही है, मतलब वॉल्यूम घट रहा है। तो बहुत ही स्लाइटली वॉल्यूम डिक्रीज करता है। फिर ये इंटर करेगा इकोनोमाइज़र के अंदर। इकोनोमाइज़र पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग होगी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर वॉल्यूम पे डायरेक्टली डिपेंड होता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और ये सैचुरेटेड स्टेट तक इकोनोमाइज़र में हीटअप होगा। फिर उसके बाद ये इंटर करेगा इवापोरेटर में। इवापोरेटर में इसका फेस चेंज होगा। अब जब फेस चेंज होगा तो प्रोसेस भी कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। अब ये लिक्विड वेपर बन जाएगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जाएगी और ये लिक्विड ये वेपर लाइन को टच कर लेगी स्टेट बी पे। अब एक इवापोरेटर से निकलने के बाद ये एंटर करेगा सुपर हीटर में। सुपर हीटर में फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग होगी। हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर वॉल्यूम पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन चली जाएगी 3 स्टेट पे। अब ये सुपर हीटेड स्टीम इंटर करेगी टरबाइन के अंदर। ये टरबाइन इसको एक्सपेंड कर देगा इस स्टीम को और वर्क प्रोड्यूस करेगा। एक्सपेंड करने की वजह से प्रेशर डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम हल्का सा इंक्रीज करेगा। ये इस तरीके से वेट रीजन में हल्का सा आ जाएगा। 4 फिर ये कंडेंसर में इंटर करेगा। कंडेंसर इसकी लेटेंट हीट को बाहर निकाल देगा, इसका फेस चेंज हो जाएगा, ये दोबारा लिक्विड बन जाएगा और इसका वॉल्यूम घट जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पे ये भी प्रोसेस होगी, ये वापस चला आएगा। ये इसका पीवी डायग्राम है। अब रेनकाइन साइकिल को लेके जो कॉमन क्वेश्चन उठते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये उठता है कि बॉयलर के अंदर हम लोग जब स्टीम बनी जा रही है तो उसे अलग से सुपर हीटर में सुपर हीटिंग उसकी क्यों कर रहे हैं।
तो सुपर हीटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर जो आप बॉयलर से डायरेक्ट वेट स्टीम निकाल लेंगे और वेट स्टीम टरबाइन के अंदर डाल देंगे तो टरबाइन इस तरीके से ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस तरीके से ब्लेड लगे होते हैं और ये शाफ्ट कनेक्ट होती है आर्मेचर से, मतलब जनरेटर से, इस तरीके से कॉइलिंग होती है और ये मैग्नेट रखे होते हैं। अगर आप वेट स्टीम को इसमें डालेंगे टरबाइन में, तो जब वेट स्टीम जाएगी तो उसमें ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स होंगे, और ये जो टरबाइन है ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है। इसका आरपीएम 3000 आरपीएम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा वेलोसिटी पे अगर मास थोड़ा भी हो तब भी वो इन ब्लेड्स को डैमेज कर सकता है, तोड़ सकता है। दूसरी चीज़, क्योंकि ये वाटर पार्टिकल्स जा रहे हैं, अब इसके अंदर कोरोजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इसी वजह से हम लोग इसको सुपर हीटेड रीजन में ले जाते हैं। सुपर हीटेड में रीजन में ले जाने से यानी सुपर हीटिंग करने से हमें दो फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हट जाते हैं, यानी ये जो ब्लेड्स हैं इनके टूटने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़, हमें वर्क डन भी ज़्यादा मिलता है, कोरोजन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन उठता है कि भाई हम कितना सुपर हीट कर सकते हैं, तो हम इसे एक लिमिट तक ही सुपर हीट कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ये टरबाइन हमारा होता है ये मेटल के ब्लेड से बना होता है, यानी मेटल से बना होता है, इसके ब्लेड्स मेटल से बने होते हैं। अब जब हम बहुत ज़्यादा सुपर हीटिंग कर देंगे तो उस स्टीम का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी डिज़ाइन चेंज या फिर इसके मेल्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन उठता है कि हम टरबाइन में स्टीम को कितना एक्सपेंड करा सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा एक्सपेंड कराएंगे वर्क डन उतना मिलेगा, लेकिन इसको एक्सपेंड कराने की भी लिमिटेशन है। वही प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर जो आप बहुत ज़्यादा टरबाइन में ही एक्सपेंड करा देंगे स्टीम को, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं यानी टरबाइन के अंदर ही ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। अब जब टरबाइन के अंदर ही वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, ब्लेड्स टूटने के चांसेस और कोरोजन के चांसेस। तो हम लोग इस तरीके से एक्सपेंड कराते हैं कि जब स्टीम बाहर निकले तो टरबाइन की एग्ज़िट पे ही बिल्कुल वो वेट रीजन में हो। फिर एक और कॉमन क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि जब टरबाइन से स्टीम निकल रही है वेट कंडीशन में, तो हम इसे दोबारा लिक्विड में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि इसी स्टीम को हम लोग दोबारा फिर से लिक्विड में बदल रहे हैं और इसी लिक्विड को फिर से स्टीम में बदल रहे हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ गई है कंडेंसर यूज़ करने की। हम लोग कंडेंसर ना यूज़ करें और हीट जो रिजेक्ट हो रही है वो हीट रिजेक्शन बच जाएगी, तो यहाँ हमें कम सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका जवाब ये है कि जब आप स्टीम यहाँ से निकलती है तो इस स्टीम को पंप के ज़रिए बॉयलर में पहुँचाया जाता है, और ऐसा कोई भी अभी तक पंप नहीं बना है जो स्टीम को यहाँ तक डिलीवर कर दे। कहने का मतलब ये है जो पंप हमारे डिज़ाइन होते हैं वो लिक्विड को डिलीवर करने के लिए, एक सर्टेन हाइट तक डिलीवर करने के लिए या एक सर्टेन प्रेशर तक डिलीवर करने के लिए डिज़ाइन होते हैं, ना कि वेपर या स्टीम। अगर आप ये एक ऐसा पंप बनाने में कामयाब भी हो गए जो इस वेपर को डायरेक्ट बॉयलर में डिलीवर कर दे, तो उसके क्या नुकसान होंगे ये हम लोग जान लेते हैं। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, यानी लिक्विड स्टेट में वाटर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो इसी प्रेशर और इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे जो वेपर होगी यानी स्टीम होगी उसका वॉल्यूम होगा 1700 मीटर क्यूब। 1700 मीटर क्यूब यानी जो स्टीम का वॉल्यूम है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर के वॉल्यूम का 1700 गुना है, 1700 टाइम्स है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि जो आप पंप पे वर्क डन करते हैं वो WP होता है -इंटीग्रेशन/VdP, यानी जो पंप वर्क डन होता है ये डायरेक्टली वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपने ये जो वेट स्टीम निकल रही है
इसको लिक्विड में चेंज नहीं किया तो आपको इतना ज़्यादा वर्क डन यहाँ पर करना पड़ेगा पंप में जितना आपको यहाँ पर टरबाइन में मिल भी नहीं रहा है। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग हीट रिजेक्ट क्यों कंडेंसर में करते हैं, इसका जवाब यही है क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। इसी वजह से वॉल्यूम को उसको डिक्रीज़ करने के लिए, लिक्विड में बदलने के लिए हम लोग हीट रिजेक्ट करते हैं। अब इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं। रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी जनरली ईटा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक एफिशिएंसी के लिए साइकिल में फार्मूला पढ़ा है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये वही फार्मूला हम लोग लिखेंगे पर थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। डिज़ायर इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ वर्क और हीट। डिज़ायर इफेक्ट मतलब आउटपुट, हमें क्या चाहिए, हमारा डिज़ायर इफेक्ट क्या है, नेट वर्क डन हमें कितना मिल रहा है। नेट वर्क डन मतलब ये टरबाइन में हमें कुछ वर्क डन मिल रहा है और साथ ही हमें कुछ वर्क डन यहाँ करना भी पड़ रहा है पंप को चलाने के लिए। तो नेट वर्क डन हमें कितना मिल रहा है, यहाँ होगा नेट वर्क डन ऑन एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ वर्क और हीट। आपने एनर्जी वर्क के फॉर्म में सप्लाई की है कि हीट के फॉर्म में सप्लाई की, तो हमारा जवाब यहाँ पर है हमने हीट के फॉर्म में एनर्जी को सप्लाई किया है। तो हम लोग लिख देंगे क्यू इन। तो नेट वर्क डन होगा कितना, नेट वर्क डन, इसको डब्ल्यू एन से रिप्रेजेंट कर दें, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। तो ईटा आर इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी अपॉन क्यू इन। इसको इक्वेशन दे दे 1। अब पूरी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, टोटल हीट सप्लाइड या फिर नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो नेट हीट सप्लाइड क्या होती है, क्योंकि ये देखिए हमने हीट यहाँ पर क्यू इन सप्लाई की है पर हमें कुछ हीट रिजेक्ट भी करनी पड़ रही है। तो हमारे लिए नेट हीट क्या होगी, क्यू इन माइनस क्यू आउट। और इसको हम लोग लिख देंगे क्यू इन माइनस क्यू आउट। और नेटवर्क डन यानी नेटवर्क डन में कितना करना पड़ रहा है, मतलब हमें मिल रहा है डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी। तो जो नेटवर्क डन हमें मिल रहा है वो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी मिल रहा है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है, कोई भी रीजन, कोई भी मैटर या फिर कोई भी बॉडी जिस पे हमारी अटेंशन फोकस हो उसे सिस्टम कहते हैं। तो जब सिस्टम वर्क डन करता है तो हम लोग इसे पॉजिटिव लेते हैं, जब सिस्टम पे हम वर्क डन करते हैं तो इसे निगेटिव लेते हैं, जब सिस्टम से हीट सप्लाई होती है तो उसे निगेटिव लेते हैं, जब सिस्टम के अंदर हीट जाती है तो इसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर आप इससे भी समझना चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं। ये हीट अंदर जा रही है सिस्टम के अंदर, पूरी साइकिल को हमने एक सिस्टम माना हुआ है। सिस्टम के अंदर हीट अंदर जा रही है तो हम इसे पॉजिटिव ले रहे हैं क्यू इन को, और क्यू आउट बाहर हो रही है तो हम लोग क्यू आउट को निगेटिव ले रहे हैं। डब्ल्यू टी हमें बाहर यानी वर्क डन सिस्टम से मिल रहा है तो डब्ल्यू टी पॉजिटिव ले रहे हैं, और डब्ल्यू पी हमें पंप पे वर्क डन करना पड़ रहा है, और जब हम करते हैं वर्क डन तो हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन 1 में डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी को क्यू इन माइनस क्यू आउट भी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं इसको, ईटा आर इज इक्वल टू क्यू इन माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। इसको थोड़ा और अलग करके लिख सकते हैं,
तो इसको अगर जो इसके नीचे कर देंगे तो ये कट जाएंगे, तो बचेगा 1 माइनस क्यू आउट अपॉन क्यू इन। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला हो गया हीट के फॉर्म में। अब हम लोग एफिशिएंसी का फार्मूला एंथैल्पी के फॉर्म में देख लेते हैं। वही चीज़ लिखेंगे, ईटर इनका डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी अपॉन क्यू इन। यह भी फार्मूला हम लोगों ने नीचे लिखा हुआ था। अब एंथैल्पी के फॉर्म में इस फार्मूले को देखते हैं। तो एंथैल्पी के फॉर्म में इसे हम याद नहीं करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फार्मूला निकलता कैसा है। तो फिर सबसे पहले पंप को एक सिस्टम मानते हैं, पंप पे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं। तो हमने पंप को यहाँ बना लिया। तो ये पंप पे 1 पे सैचुरेटेड लिक्विड एंटर कर रहा है, यहाँ की एंथैल्पी हमने मान लिया H1, और उसी पंप पे WP वर्क हमें करना पड़ रहा है, और ये जो वाटर बाहर निकल रहा है लिक्विड, उसकी एंथैल्पी मान लिया H2 क्योंकि स्टेट 2 पे निकल रहा है। तो सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। तो जितनी भी एनर्जी अंदर आएगी उतनी एनर्जी बाहर निकलेगी। तो किस फॉर्म में एनर्जी इन हो रही है? एक तो एंथैल्पी H1 के फॉर्म में, और दूसरा वर्क डन WP के फॉर्म में प्लस WP, और बाहर कितनी निकल रही है? सिर्फ H2 के फॉर्म में। तो WP हम लोग निकाल लेंगे, WP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो हम लोग इसे कभी याद नहीं करेंगे क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती है। कभी कभी WP इज इक्वल टू H1 माइनस H2 हम लोग याद कर लेते हैं, जिसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम लोग एंथैल्पी के फॉर्म में वर्क डन का फार्मूला लिखना हो या फिर एफिशिएंसी का फार्मूला लिखना हो, तो हम लोग उस डिवाइस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे और देख लेंगे कि भाई उसका फार्मूला आ क्या रहा है। इससे याद करने से हम लोग बच जाएंगे। ये तो पंप के लिए हो गया, WP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ऐसे ही लगा देते हैं बॉयलर के लिए। बॉयलर के लिए लगाते हैं, बॉयलर कैसे जनरली बना देते हैं, वही चीज़ है। H2 पे वाटर एंटर कर रहा है, मतलब एंथैल्पी H2, और इसके अंदर हीट इंटर हो रही है Q इन, और स्टीम बाहर निकल रही है स्टेट 3 पे, जिसकी एंथैल्पी S3। तो भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, वही चीज़, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। एनर्जी किस फॉर्म में अंदर जा रही है? एक तो H2 एंथैल्पी के फॉर्म में, और एक हीट के फॉर्म में Q इन, बाहर किस फॉर्म में निकल रही है? S3 के फॉर्म में। तो Q इन क्या हो जाएगा? S3 माइनस S2, S3 माइनस S2। ये बॉयलर के लिए हो गया। अब हम लोग टरबाइन के लिए लिख लें। टरबाइन के लिए 3 स्टेट पे आ रही है, मतलब एंथैल्पी S3 है, और ये टरबाइन बाहर की तरफ वर्क कर रहा है WT, और 4 स्टेट पे निकल रही है, मतलब एंथैल्पी H4। तो क्या करेंगे? इन एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट। तो किस फॉर्म में जा रही है? S3 के फॉर्म में, बस, और कहीं तो जा नहीं रही है, बाहर निकल रही है H4 के फॉर्म में और WT के फॉर्म में। तो H4 प्लस WT। तो अब क्या करेंगे? H4 को इधर ले आएंगे, WT इज इक्वल टू S3 माइनस H4। अब चाहें तो कंडेंसर के लिए भी इसी तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं, पर हमें ज़रूरत नहीं है। हमें बस WT, WP और Q इन चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। ये एंथैल्पीज़ के फार्मूले जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं वो इस इक्वेशन में उठा के रख देंगे। तो ईटा आर इज इक्वल टू, टरबाइन के लिए हम लोगों ने क्या निकाला है? S3 माइनस H4। पंप के लिए क्या है? पंप के लिए हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, H2 माइनस H1। आप इसको देख भी सकते हैं। Q इन क्या है? Q इन है बॉयलर में, यानी S3 माइनस H2। तो ये रैनकाइन्स साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला एंथैल्पी के फॉर्म में है। इसे आप थोड़ा और रीअरेंज
कर सकते हैं। H3 माइनस H2 ये इधर ले लेंगे, माइनस ये अंदर चला जाएगा, H4 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2। अब ये दोनों इसके नीचे कर देंगे, H3 माइनस H2 अपॉन H3 माइनस H2 माइनस H4 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2 कट जाएगा। तो एंथैल्पी के फॉर्म में रेनकाइन साइकिल की एफिशिएंसी का फार्मूला होगा 1 माइनस H4 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2।